हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपका जो है फर्स्ट पेपर था दोस्तों, प्री बोर्ड एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर दोस्तों आपका इंग्लिश था। उसके बाद दोस्तों आपका क्या था दोस्तों, सोशल साइंस था, सोशल साइंस। फिर आपका तीसरा दिन है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, मैथमेटिक्स। चौथा अब है दोस्तों आप लोग का क्या है दोस्तों, हिंदी है। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों सोशल साइंस मैथ का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो दोस्तों हिंदी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्री बोर्ड एग्जाम के ये पेपर होने वाले हैं। और दोस्तों बोर्ड परीक्षा में तो ये प्रश्न रामबाण की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट और क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसी तरह से आपको जो है आंसर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। बहुत सही है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भोरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों का सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहायता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आइए प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों आप प्रश्न देख सकते हैं, हम किसके ऋणी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम किसके ऋणी हैं, देख सकते हैं हम भारी ऋणी हैं देश के मातृभूमि का। दोस्तों हम लोग ऋणी किसका है, तो मातृभूमि का। तो हम लोग का ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, मनुष्य की श्रेष्ठता की है, मनुष्य की श्रेष्ठता की है कि गिरकर उठकर बड़े होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा भोरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा भोरण पोषण जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है। तो देख सकते हैं, देश की मिट्टी में गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा अन्न जल से हमारा जो है भरण पोषण होता है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हम लोग का जो है क्या होता है दोस्तों, भरण पोषण होता है। आप देख सकते हैं कि धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। क्लियर है दोस्तों, हम लोग का हो गया 3 नंबर तक। चौथा नंबर देख सकते हैं दोस्तों, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो देश की उन्नति के लिए दोस्तों हम क्या करें, सभी को समता तथा सहायता का पाठ पढ़ाएं। ये हम लोग का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे 6 नंबर, देश प्रेम क्या है। देश प्रेम क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या है देश प्रेम। तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, यही क्या है दोस्तों हम लोग का देश प्रेम है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो हम लोग का गद्यांश दिया हुआ है, इसका जो 5 प्रश्न दिया हुआ था दोस्तों इस गद्यांश का, तो इसका सारा 5 प्रश्न हम लोग का क्लियर हो गया है। अब आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे दोस्तों व्याकरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है दोस्तों एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इस पद्यांश का हम लोग देखेंगे, पद का अंश दिया हुआ है। 6 से 10 तक के सही उत्तर के लिए हम लोग को इसको क्या करना है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही लाइन है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर आगे देख सकते हैं, डुबकियां सिंधु पर गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। आगे दोस्तों देख सकते हैं, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, किस से डर कर नौका पार नहीं होती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहरों से डरकर, समुद्र के लहरों से डरकर जो है दोस्तों नौका पार नहीं होती। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न 7 है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो दोस्तों दीवारों पर चढ़ती है और बार बार फिसलती रहती है। अगला दोस्तों
अगर पद्यांश को आप ध्यान से पढ़े हैं तो दोस्तों आपका क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख सकते हैं, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो आइए देखते हैं, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, आप देख सकते हैं साहस भरता है। तो साहस हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर का साहस, ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो गोताखोर लगाता है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे दोस्तों, कैसे लोगों की हार नहीं होती। 2 नंबर प्रश्न है, कैसे लोगों की हार नहीं होती। तो दोस्तों कोशिश करने वालों की, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से हर गद्यांश रहे या पद्यांश रहे, सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बनेगा आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो। और दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं खंड आपका ख में व्याकरण का प्रश्न इस जगह से स्टार्ट होता है। हिंदी व्याकरण का बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। सहजता से आपको जो है समझाते चलेंगे। देख सकते हैं इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों ग्रामर भी हो जाएगा आपका। अकर्मक क्रिया क्या है, जहाँ दोस्तों आपका क्रिया का बोध नहीं होता है, यानी काम करने का बोध नहीं होता है, क्रिया का बोध नहीं होता है, तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग का सही जवाब, इससे पहले आपको सबका एक्सप्लेन आपको बताते चलेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए है, सीता गाना गाती है। तो दोस्तों सीता गाना गाती है, ये जो है दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है। आगे कैसे आपको समझाएंगे। वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ रहा है, इसमें माध्यम का जरूरत पड़ा। किताब कोई एक व्यक्ति है और ये पढ़ क्या रहा है, बुक, तो एक माध्यम का जरूरत पड़ा, तो ये सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया हो रही है, सकर्मक क्रिया होगा। मोहन सो रहा है, तो मोहन अगर सो रहा है तो बेड में सो रहा है, माध्यम का जरूरत पड़ा, तो ये सकर्मक क्रिया में आएगा। लता चाय पी रही है, ये लता है, ये पी रही है, कप में चाय पी रही है, तो दोस्तों चाय पी रही है तो माध्यम का जरूरत पड़ा, तो ये भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सीता गाना गाती है। सीता एक लड़की है और ये गाना गा रही है, तो ये अपने मुंह से गा रही है, किसी दूसरे से ये सहायता या माध्यम नहीं पड़ रहा है, इसलिए सीता गाना गाती है, ये हम लोग का अकर्मक क्रिया होगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगला को भी एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक क्रिया बोल रहे हैं दोस्तों। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, तो जिसमें क्रिया हो रही है यानी क्रिया का बोध होता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कौन सा भाई, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 12 नंबर का सी, यानी रीता खाना खाती है। रीता जो है खाना खा रही है, थाली में प्लेट में लेके चावल दाल सब्जी लेके खा रही। माध्यम है, लड़का हंसता है, अपने मुंह से हंस रहा है। पक्षी उड़ रहे, तो दोस्तों पक्षी आकाश में अपने से उड़ रहे हैं, किसी माध्यम का नहीं। फिर बच्चा रोता है, तो दोस्तों बच्चा जो है अपने मुंह से रो रहा है, तो किसी अलग माध्यम का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों बाकी सब जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। रीता खाना खाती है, ये दोस्तों आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 13 देख सकते हैं, जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है कहा गया है। अगर है रहता तो दोस्तों कमल मोती मछली सब होता, नहीं है मतलब बादल जो है दोस्तों ये जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। कमल, मोती, मछली, जलज, ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो समास कहलाता है। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। जैसे देव प्लस देव जोड़ आलय करेंगे तो दोस्तों वो देवालय कहलाएगा, तो ये समास का एक उदाहरण हुआ, इसको क्या कहेंगे, देवालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसी प्रकार से ये है दोस्तों समास का उदाहरण, यानी हम लोग का विद्यालय समास का समास विग्रह है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो दोस्तों प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसमें प्रति जो है दोस्तों ये अव्यय शब्द है, और प्रति उसके बाद दिन जो है दोस्तों ये संज्ञा है। ये क्या है दोस्तों, संज्ञा। तो दोनों के मेल को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का समास विग्रह है। तो दोस्तों नीलकंठ किस समास का समास विग्रह है, तो बहुव्रीहि समास का समास विग्रह है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप हिंदी व्याकरण में रुचि रखते हैं तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सहज भाव से बन जाएंगे।
आगे देख सकते हैं दोस्तों, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। यानी जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है, तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि दो वाक्य इसमें आपस में जुड़ा हुआ है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्लियर है दोस्तों? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वाइज प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो दोस्तों जिस कार्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है तो उसका कर्तरी वाच्य कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 19 देख सकते हैं, बालक चांद खाली स्थान देख रहा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। बालक चांद की ओर देख रहा है, और देख रहा है, और नहीं है, और नहीं है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय जो है दोस्तों वो हम लोग का क्या है? दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इसका अथवा। ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों हम लोग का समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है दोस्तों मगर, अगर, किंतु, परंतु, अथवा, फिर दोस्तों इसलिए, ताकि, क्योंकि, ये सब जो है दोस्तों हम लोग का समुच्चय बोधक अव्यय है, तो अथवा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खंड ग में पाठ्य पुस्तक का एक गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 24 का प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों हम लोग का गद्यांश आप देख सकते हैं कि उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा, तय नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात जल भीतर, तारस देना दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, न बूंद ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियां, दृष्टि न रूपी परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो दोस्तों इसका भावार्थ होता है, यानी ये कवि जो है सूरदास कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियां जो है उद्धव को क्या कर रही है दोस्तों? व्यंग कर रही है। उद्धव को क्या कर रही है? व्यंग करती हुई कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़भागी हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। कृष्ण के पास रहते भी उसके स्नेह से तुम क्या हो दोस्तों? उसके स्नेह से क्या हो? वंचित हो। ये दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो दोस्तों, पुरइनी पात मतलब होता है कमल का पत्ता, तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल से क्या है दोस्तों? पानी का एक भी बूंद कमल के पत्तों में नहीं ठहरती है। तो वही व्यंग कर रही है। जिस प्रकार तेल की गगरी में, कोई तेल की गगरी है उसमें पानी दिया जाए तो थोड़ा सा भी उसमें लटकेगा नहीं, मतलब ठहरेगा नहीं, उसमें सारा जो है एक एक बूंद जो है गिरते चला जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं ठहरेगा। ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप जो है श्री कृष्ण की एक छींट तक आप पर नहीं पड़ रही है। ये एक व्यंग कर रही है, उद्धव को गोपियां जो है व्यंग कर रही है। फिर दोस्तों हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में डुबकी लगा रहे हैं, तो दोस्तों देख रहे हैं प्रीति नदी पाऊँ न बोरियो, दृष्टा न रूपी परागी। तो दोस्तों बोल रही है कि हम तो श्री कृष्ण की प्रेम की नदी में डुबकी लगाती रहती हैं, और हे उद्धव हमारी दशा तो उस चींटी के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहां जाती हैं, यानी गुड़ देखकर आकर्षित होकर वहां जाती हैं, और हम लोग गुड़ में जो है वहीं पे चिपक जाते हैं, और चाहकर भी हम लोग जो है उस गुड़ से अलग नहीं हो पाते हैं, चाहकर भी हम लोग उससे अलग नहीं हो पाते हैं, चिपक जाते हैं। तो दोस्तों इसका इस गद्यांश का भावार्थ है। अब दोस्तों इसका प्रश्न आंसर हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महान कवि हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी।
अगला है दोस्तों, पुरइनिपात का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल का पत्ता। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि गोपियों ने उद्योग के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते से और दोस्तों तेल के मटके से की है। क्लियर है दोस्तों। आगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर आपको बताना है। तो दोस्तों किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन महीना हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अट नहीं रही है चैप्टर का लेखक कौन है? तो दोस्तों बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है दोस्तों? महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी उत्साह और अट नहीं रही है दोनों चैप्टर के लेखक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही महान कवि रहे हैं। दोस्तों आगे 27 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो दोस्तों मुर्दे में भी जान डाल सकती है, इसका सही जवाब हो जाएगा नन्हे शिशु की जो मुस्कान है वो दोस्तों मरे हुए शरीर में भी, मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ये दोस्तों कवि कहना चाहते हैं कि नन्हे बच्चों की जो मुस्कान होती है इतना मनमोहक होती है दोस्तों कि वे मृत प्राणी में भी प्राण डाल देगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नन्हे बच्चों यानी नन्हे शिशु की, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है वह तंदुरित मुस्कान, वह तंदुरित मुस्कान। इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें अगर पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह तंदुरित मुस्कान। इस चैप्टर का लेखक का नाम है दोस्तों महान कवि नागार्जुन। क्या नाम है दोस्तों? नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। आपको याद कराने के लिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या नाम है दोस्तों? नागार्जुन नाम है। वह तंदुरित मुस्कान चैप्टर का लेखक कौन है? तो दोस्तों नागार्जुन है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो दोस्तों फसल चैप्टर आप पढ़े हैं, ये भी महान कवि नागार्जुन द्वारा ही लिखा गया है। ये फसल चैप्टर आप पढ़े हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के अनुसार फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के किरणों का। सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप क्या है दोस्तों? फसल है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक छोटा सा दिया हुआ है दोस्तों, एक गद्यांश दिया हुआ है 29 से 32 नंबर का प्रश्न इसी से आपका बनेगा। देख सकते हैं बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसकी पुतहू ने। तो दोस्तों आप देखते हैं इसका प्रश्न आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो दोस्तों वो गाना गा रहे थे। ऑप्शन हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि गा कर हुए अपनी दुख जो है उसको व्यक्त कर रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत जी का बेटा कैसा था? तो दोस्तों भगत जी का बेटा जो था सुस्त और होदा सा था, यानी मंदबुद्धि था। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं या कम बुद्धि वाला था, कम बुद्धि वाला था, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। सुनने में ये अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भगत जी की पुतहू कैसी थी? भगत जी की पुतहू कैसी थी? तो दोस्तों वो सुभग और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, भोदा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों भोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो देख सकते हैं नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेताजी का चश्मा ये चैप्टर जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, यानी 10th क्लास का अगर देखा जाए तो सारा चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कहानी दर्शाया गया है दोस्तों वो अपार खुशी का अनुभूति होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो दोस्तों आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जानेंगे। एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज, हंसमुख और एक मोटा सा था, इसलिए एक मोटा सा हंसमिजाज था दोस्तों, हंसमुख था, बहुत ही मस्त मौला आदमी था। तो दोस्तों नेताजी का चश्मा इस पाठ का लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों नेताजी का चश्मा पाठ का जो लेखक है उनका नाम है दोस्तों स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश इसका नाम है, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1947 में इंदौर में इसका जन्म हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? इंदौर मध्य प्रदेश में इस महान कवि का जन्म हुआ था स्वयं प्रकाश, जो नेताजी का चश्मा चैप्टर का लेखक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 34। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी। चैप्टर पढ़े हैं तो जानेंगे दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की जो मूर्ति थी वह संगमरमर पत्थर से बनी हुई थी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। चैप्टर पढ़े होंगे तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। कैप्टन जो है दोस्तों ये जो है डेली उसका चश्मा जो है बदलते रहता था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का स्वयं प्रकाश। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही जवाब हो जाएगा। 36 का बी नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं प्रकाश जो थे महान कवि, इंदौर के दोस्तों मध्य प्रदेश के, जो 1947 में इसका जन्म हुआ था, बहुत ही महान कवि थे जिन्होंने लिखा था नेताजी का चश्मा, इस चैप्टर का लेखक है। अगला दोस्तों ये और एक गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, इसमें 37 से 40 नंबर तक का आंसर आपको इसके जरिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़िए। देख सकते हैं, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटो ही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देखते थे। यानी ऐसे खेल जो है हमेशा खेलते रहते थे, बराबर खेलते रहते थे। और दोस्तों अगर कोई राही चल रहा है तो दोस्तों वो भी ठिठक कर उन लोग का खेल देख के मजा लेते थे, फिर अपना रास्ता आगे बढ़ते थे। दोस्तों आगे देख सकते हैं, जब हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख कर पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मटरी। यानी दोस्तों जब भी कोई लोग ददरी मेला देखने जाते थे झुंड में, तो हम लोग कभी कहना चाहते हैं, यानी उन लोग कैसे चिल्लाते थे दोस्तों? चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मटरी। दोस्तों ये बच्चों के टाइम में, यानी बचपन में दोस्तों हम लोग के साथ भी ऐसा कई सारे, हम लोग के साथ भी बहुत सारा ऐसे दृश्य हम लोग खुद भी देखे और हम लोग के साथ भी हुआ है, हम लोग खुद भी किए हैं। तो दोस्तों बचपन जो है हमेशा यादगार रहता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अगर किसी दूल्हे की आगे आगे जाती हुई अहरदार पालकी देख पाते तो तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार महरी। तो दोस्तों अगर कोई दुल्हन नया शादीशुदा होता, दुल्हन को इस टाइम पालकी में ले जाया जाता था, आगे तरफ भी इधर दुल्हन बैठल रहती, यहाँ पे दोस्तों इसको दो आदमी कंधे से पकड़ के, इधर भी दो आदमी कंधे से पकड़ के दोस्तों उसको ढो के ले जाते थे। तो दोस्तों जो कवि हैं इन लोग जब देखते थे तो उन लोग चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार महरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। दोस्तों चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो बहुत ही इजीली तरीके से इसका आंसर भी दे सकते हैं। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों आपका गद्यांश, इसको भी भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था, जब ऐसे चिल्ला रहे थे तो एक बूढ़ा वर, थोड़ा एजेड वर था, तो दोस्तों वो उतर के दोस्तों इन लोग को खदेड़ दिया था और पत्थरों से इन लोग को जो है भगाने के कोशिश कर रहा था, जिससे ये लोग काफ़ी जो डर गए थे। आगे देख सकते हैं, प्रश्न देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिल को छू जाने वाला चैप्टर है बचपन के लिए दोस्तों, माता का अंचल। ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों माता का अंचल चैप्टर का लेखक कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों शिवपूजन सहाय। क्या नाम है दोस्तों? शिवपूजन सहाय। ये आपको साथ में याद रखना है दोस्तों। ये बिहार के शहादाबाद जिले के निवासी थे। बिहार के शहादाबाद जिला, बिहार का कहाँ दोस्तों? शहादाबाद जिला, शहादाबाद जिला। दोस्तों इसका जन्म जो है 1800
1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था इन महान कवि का जन्म। शिवपूजन सहाय। तो दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो माता का अंचल सही जवाब हो जाएगा। लेखक क्या खेलते थे? तो दोस्तों चैप्टर आप पूरा पढ़े हैं तो जानेंगे। लूडो, कैरम ये सब खेलते थे। आगे दोस्तों इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेला यहाँ पे दिया हुआ है ददरी के मेले, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ददरी का मेला। ऑप्शन हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, रहरी किसे कहते हैं? रहरी में रहरी जो बोलते थे, पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। तो दोस्तों रहरी का मतलब होता है राही, यानी जो रास्ता से पथ से गुजरता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये सारा प्रश्न बहुत ही मज़ेदार तरीके से अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब कमेंट करिए कि आपको और किसी भी प्रकार का प्रश्न चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न चाहिए तो कमेंट करिए। और कहीं भी समझ में नहीं आता है तो दोस्तों बोलिए, हम इससे भी बेटर करने का आपके लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलता है ऐसे ही किसी और नए हेल्पफुल और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।